नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का डीके शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इतिहास विषय के अंतर्गत आज हम लोग एक नए अध्याय पर बात करने जा रहे हैं। यानी आपका जो सब्जेक्ट डिस्कशन चल रहा है वो है हिस्ट्री का सेगमेंट। जैसा कि आपको पहले ही क्लास में मैंने स्पष्ट किया था कि पूरे पाठ्यक्रम की तैयारी हम लोग 4 भागों में बांटकर करेंगे। तो आपका पहला भाग, आपका फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री है, इतिहास है। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट ज्योग्राफी है, थर्ड पार्ट सिविक्स है और चौथा भाग आपका शिक्षण शास्त्र है, पेडागोजी। तो पूरे पाठ्यक्रम को मैंने 4 हिस्सों में बांटा, जिसमें आप पहला हिस्सा पढ़ रहे हैं भाग 1 इतिहास। इतिहास की आज की क्लास में आप सब अध्याय 2 पढ़ेंगे, लेकिन मैं अध्याय 2 की शुरुआत करूं उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें फिर स्पष्ट कर देता हूं कि हमने इतिहास में अब तक क्या जाना, क्या सीखा, क्या पढ़ा। यानी आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका चैप्टर 2, जिसका टाइटल है, जिसका शीर्षक है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस पर बात करें, इसको समझें इस टॉपिक को, उससे पहले एक सामान्य परिचर्चा मैं कर रहा हूं जिसमें आपको इतिहास में क्या पढ़ाया गया, इतिहास में अब तक आपने क्या सीखा, उसको दोहराते हैं, उसका रिवीजन करते हैं और फिर इस टॉपिक पर आ जाते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक जब आप उठाते हैं तो क्लास 6 की बुक में यहां पर सबसे पहला अध्याय यानी जो चैप्टर 1 आपने अब तक पढ़ा, इसमें कुछ बेसिक बातें आपने सीखी हैं। सबसे पहले मैंने आपको यह स्पष्ट किया था कि आप जब क्लास 6 की बुक को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक को आप पढ़ेंगे, यानी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक, तो यह प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करता है। यानी इसके अंतर्गत आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री मिलेगी, एंशिएंट इंडिया। और जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको यह स्पष्ट कर कि इसकी शुरुआत यहां पर प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर होती है, प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर, और फिर आप यहां लगभग गुप्त काल तक का इतिहास पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत आप लगभग गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल तक का इतिहास पढ़ते हैं। यानी प्री हिस्टोरिक एज से लेकर गुप्ता पीरियड तक या गुप्ता एज तक या फिर पोस्ट गुप्ता एज तक की हिस्ट्री को आप फॉलो करते हैं। तो अब यह प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जब हम चैप्टर 1 शुरू करते हैं तो यह बताता है इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, इसके विषय में जानकारी इस अध्याय के अंतर्गत मिली। और इतिहास को जाना कैसे जाए, इतिहास को जानने के साधन क्या है, इन चीजों के बारे में हमने अब तक अध्ययन किया। यानी व्हाट इज हिस्ट्री एंड हाउ टू नो अबाउट द पास्ट। तो आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा, इसमें सबसे पहले आपने यही सीखा कि इतिहास कुछ और नहीं बल्कि अतीत का अध्ययन है, अतीत का अध्ययन। यानी अगर हिस्ट्री को एक लेमैन की तरह डिफाइन किया जाए तो आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ पास्ट। और आपने एक बात और जानी कि जब हम पास्ट की बात करते हैं, अतीत की बात करते हैं, तो कल का जो घटनाक्रम है वो भी पास्ट है, जो परसों घटित हुआ वो भी पास्ट है, जो हजारों वर्ष पहले घटित हुआ वो भी पास्ट है, और जो लाखों वर्ष पहले घटित हुआ वो भी पास्ट है। तो आखिर हम शुरुआत कहां से करें?
तो जब इतिहास के केंद्र में आप देखेंगे कौन खड़ा है तो आप पाएंगे मनुष्य प्रजाति, मनुष्य जाति, ह्यूमन बीइंग। यानी इतिहास के केंद्र में नायक की भूमिका में मानव है, और जहां से मानव के जीवन की शुरुआत होती है, जहां से मानव अपने जीवन यात्रा को शुरू करता है, वहीं से हमारा इतिहास शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मानव से पहले का इतिहास नहीं है, लेकिन वो हमारे इतिहास विषय का हिस्सा नहीं। जैसे हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति भी इतिहास का ही एक विषय है। आप भूगोल में पढ़ते हैं कि हमारी पृथ्वी आज के लगभग 4.6 अरब पहले बनी थी, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। 4.6 अरब साल पहले इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति इतिहास विषय से नहीं जुड़ी है, यानी इतिहास विषय का सरोकार इससे नहीं, वो भूगोल के विषय के अंतर्गत है। तो जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास में हम अतीत की बात करते हैं, और किसके अतीत की? तो मानव जाति के अतीत की। यानी मानव कब आया, मानव का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, और उसने अपने जीवन की यात्रा जो शुरू की वो आज यहां तक पहुंचा कैसे, यही है इतिहास। तो इसके अंतर्गत आपने अब तक ये जाना कि अतीत की बातें जानने के लिए हमें स्रोत की जरूरत पड़ती है, हमें सोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, हमें सोर्सेस चाहिए। और जब हम स्रोतों की बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ तो लिखित विवरण हमारे पास उपलब्ध है, आपने पिछले लेक्चर में यह पढ़ा ही, यानी कि कुछ रिटन अकाउंट्स है, कुछ रिटन अकाउंट्स हमें मिलते हैं जिनसे हमें अतीत के बारे में पता चलता है। जैसे मैंने मैन्युस्क्रिप्ट की बात की थी, यानी पांडुलिपियों की बात की थी, अभिलेखों की बात की थी, और ऐसे ही कुछ पुरातात्विक स्रोत सामग्री मिलते हैं, पुरातत्व तो हमें प्राप्त होते हैं, यानी आर्कियोलॉजी। तो पिछली क्लास में बच्चों आपने बहुत विस्तार से इन चीजों का अध्ययन कर लिया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मानव जीवन कहां से प्रारंभ होता। तो अब सबसे पहले एक बहुत बेसिक चीज सीखिएगा कि प्राचीन इतिहास का मतलब ही यही हुआ, एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब ही यही हुआ कि हम पुराने जमाने की मानव जीवन के बारे में जानकारी जुटाने जा रहे हैं कि पुराने समय में, आज के लाखों साल पहले, मानव जब इस पृथ्वी पर उद्भूत हुआ तो वो कैसे जीवन जीता था, उसके जीने के ढंग क्या थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया कि आखेट खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादन तक, यानी देखिए टॉपिक का जो नाम है उसी से समझने की कोशिश करिए। आखेट और खाद्य संग्रहण, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक तक। यानी वो पहले हंटिंग करता था, जानवरों का शिकार करता था, फूड कलेक्टर था, फूड गैदरिंग करता था, और यहां से वो कहां पहुंच गया? फूड प्रोड्यूसर तक, फूड प्रोड्यूसर बन गया। यही पूरी कहानी आज के क्लास की है, और इसी पूरी कहानी को आप कह सकते हैं यह है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल यानी यह है प्री हिस्टोरिक एज। तो सबसे पहले बच्चों आपको यह स्पष्ट कर दूं कि यह प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, इतिहास कहलाता है, और इतिहास को जानने के, इतिहास को जानने के मुख्यतः दो प्रकार के साधन हैं।
दो प्रकार के साधन हैं। पहला पुरातत्व और दूसरा लिखित विवरण। लिखित विवरण। अतीत अथवा इतिहास का वो कालखंड, इतिहास का वो कालखंड, वो कालखंड जिसकी जानकारी, जिसकी जानकारी, जिसकी जानकारी केवल पुरातत्व पर, केवल पुरातत्व पर आधारित हो, आधारित हो, अर्थात, अर्थात जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध ना हो, कोई लिखित विवरण उपलब्ध ना हो, उपलब्ध ना हो, उसे प्राक इतिहास, प्राक इतिहास कहा जाता है, कहा जाता है। तो जो टर्म मैंने यूज किया था प्राग ऐतिहासिक काल, प्राक इतिहास को जब मिलाकर लिखेंगे तो प्राग ऐतिहासिक बन जाएगा। तो प्री हिस्टोरिक एज, यानी अब आप समझ गए होंगे इसे प्राग इतिहास काल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इतिहास का एक ऐसा कालखंड है जिसके बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो लिखित विवरण है ही नहीं, क्योंकि मैंने कहा दो तरह के स्रोतों से अतीत पता चलता है, लिखित विवरण और पुरातत्व। लेकिन यहां तो लिखित विवरण है ही नहीं, तो आखिर इनका अतीत कैसे पता चलेगा, इनका इतिहास कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम पुरातत्व पर निर्भर रहते हैं। यानी इंसान ने भले ही कुछ लिखा पढ़ा ना हो, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करता रहा होगा, अपनी दैनिक दिनचर्या तो उसकी कुछ रही होगी। तो दैनिक जीवन कैसे जीता था उससे जुड़ी कुछ चीजें मिली हैं, जैसे उसके द्वारा इस्तेमाल में लाए गए बर्तन, उसके द्वारा पहनने वाले कपड़ों के कुछ सूती टुकड़े, या फिर उसके द्वारा खाद्य सामग्री जो प्रयोग में लाई गई, इन सब चीजों के जो अवशेष मिले, जो पुरातत्व है, उससे हमें पता चलता है कि इंसान का जीवन कैसा रहा होगा, आरंभिक मानव कैसा रहा होगा, अर्ली मैन कैसा रहा होगा। तो इसी को कहते हैं प्राक इतिहास। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं ट्रांसलेट भी कर देता हूं। द स्टडी ऑफ पास्ट is known as history, and the knowledge of history is based on two types of sources. Two types of sources. One is archaeology, archaeology, and another is written records. History of such time period which knowledge is based only on
archaeological evidences and no written records are available for that period is called prehistoric age. तो समझ गए बच्चों की प्री हिस्टोरिक एज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये क्या है, किससे जुड़ा हुआ ये इतिहास है। अब यहां पर इसी प्री हिस्टोरिक एज के अंतर्गत आते हैं आरंभिक मानव, अर्ली मैन। एक बात और बता दें कि जो भारत का प्राग ऐतिहासिक काल है, भारतीय इतिहास में इसी प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग कहते हैं पाषाण काल, यानी इसे स्टोन एज कहा जाता है। क्यों स्टोन एज कहा जाता है? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि इनके इतिहास को जानने के लिए कोई लिखित प्रमाण है ही नहीं, कोई रिटन अकाउंट्स है ही नहीं, तो पता कैसे चला इनके बारे में? तो इनके द्वारा प्रयोग लाए गए कुछ औजार थे। वो औजार ऐसा नहीं कि लोहे के बने थे या किसी धातु के, ये औजार पत्थरों से निर्मित थे और यही औजार हमें इनका इतिहास बताते। तो चलिए इस कहानी को जरा पढ़कर देखते हैं कि क्या क्या इनके बारे में हमें पता चलता है। तो आपका टॉपिक शुरू होता है यहां से, एनसीईआरटी में लिखा है आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। यानी एक जवाब भी इसमें कि आरंभिक मानव कैसा था, खाना बदोश था। अब खाना बदोश का मतलब क्या होता है? नोमैड, यानी नोमैडिक लाइफ जीता था वो। और ये नोमैडिक लाइफ या नोमैड क्यों था, इसका जवाब यहां पर देने की कोशिश की गई। तो मानव जब इस धरती पर पैदा हुआ, जो आरंभिक मानव अर्ली मैन है, आदि मानव जिनको हम कह सकते हैं, तो उसमें और आज के मानव में एक बहुत बड़ी समानता, और वो समानता ये है कि उसे भी भोजन की आवश्यकता थी और आज हमें आपको भी भोजन की आवश्यकता है। यानी इस धरती पर जब से मानव जाति आई, उसकी एक मूलभूत आवश्यकता है, मौलिक आवश्यकता, बेसिक नीड्स, कि हम बिना कपड़े के भी हो सकता है सरवाइव कर ले, हम हो सकता है बिना घर के भी सरवाइव कर ले, हम हो सकता है यहां पर बिना नौकरी के भी सरवाइव कर ले, लेकिन भोजन एक ऐसी चीज है जो मूल आवश्यकता है, जिसके बिना हम बहुत ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर सकते। तो खाना और पानी, ये दो चीज हमारे जीवन की सबसे मूल आवश्यकता है और इसी की प्राप्ति उसका एक उद्देश्य था। यानी आज के लाखों साल पहले जब मानव जीवन प्रारंभ होता, आज हम लोग उस पर भी बात करने जा रहे हैं, यही तो प्रागैतिहासिक काल है, तो उसकी यात्रा यहीं से शुरू होती कि प्रतिदिन उसकी एक जरूरत थी, वो था भोजन। तो भोजन कैसे पाए? तो उसी संदर्भ में कहानी है कि वो इधर उधर घूमता था, भटकता था, खाना बदोश था, नोमैडिक लाइफ जीता था। अब जरा देखें, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में, बहुत गौर से बच्चों पढ़िएगा, उपमहाद्वीप क्यों कह रहा है? क्योंकि अब आप केवल भारत की बात नहीं कर सकते, ये बहुत पहले का इतिहास आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान का इलाका भी शामिल, जिसमें बांग्लादेश का इलाका भी शामिल, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ऐसे देश हैं जो भारत से टूटकर अलग हुए 1947 में। तो हम तो लाखों साल पहले की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहां पर सारे क्षेत्रों को मिलाकर बात करेंगे और इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहा गया है? जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सारे क्षेत्र हैं, इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ये अपने आप में एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान रखते हैं, इसलिए इनको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई, जिस पर हम लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। तो कह रहा इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। एक प्रश्न का जवाब आपको मिल गया कि मानव जीवन की यात्रा कब शुरू होती। तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के अस्तित्व का पता चलता है आज से 20 लाख साल पहले से, आज से 20 लाख साल पहले से।
एक प्रश्न का जवाब हो गया। भाई आपके मन में प्रश्न पैदा हुआ होगा कि सर अगर मानव जीवन से ही इतिहास शुरू होता है, जहां से मानव अपना जीवन जीना शुरू किया वही अतीत की कहानी है, तो आखिर ये शुरुआत कब हुई? तो मैंने कहा हम यहां पर पृथ्वी की उत्पत्ति से कहानी नहीं शुरू कर रहे, मानव के उद्भव से कहानी शुरू कर रहे हैं। मानव कब पैदा हुआ? तो आज के लगभग 20 लाख साल पहले से यहां रहते थे, ऐसा प्रमाण मिला। क्योंकि बिना स्रोत के तो ये बात नहीं कही जा रही, कुछ ना कुछ तो सोर्स मिला होगा। तो जरा देखा जाए तो एक चीज आपको पता चली कि मानव जीवन का प्रारंभ या मनुष्य का निवास भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में 20 लाख साल पहले से प्रमाणित हो रहा। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अब दूसरी बात इसने क्या बताई कि ये जो 20 लाख साल पहले से रहने वाले लोग थे, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? आरंभिक मानव। ये कैसे थे? अर्ली मैन। ये अर्ली मैन किस तरह से रहते थे? ये कौन लोग थे? तो इनको एक इसने नाम दे दिया, ये आखेट करते थे, इसलिए आखेटक हो गए। आखेट का मतलब होता है शिकार, जानवरों का शिकार करना, और खाद्य संग्राहक का मतलब हो गया भोजन इकट्ठा करने के लिए इधर उधर घूमते थे। ये दोनों ही प्रश्न बच्चों आपके परीक्षा में आने के पूरे चांसेस कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानव के अस्तित्व या मानव के निवास करने का प्रमाण कब से मिलता है? तो आज के 20 लाख साल पहले से। इसको 20 लाख ईसा पूर्व भी आप कह सकते हैं। तो कितने पहले से लोग यहां रह रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो लोग कैसे थे। तो एक जवाब तो आपको मिल गया, वो लोग आखेटक थे, खाद्य संग्रहण करते थे। यानी जैसे आप समझ लीजिए कि आदि मानव जंगल में घूम रहे हैं, भूख लगी है, तो क्यों घूम रहे हैं? कि कहीं कुछ खाने पीने को मिल जाए, कहीं कंदमूल फल ले आए, कहीं किसी पेड़ से तोड़कर कोई फल ले आए। कंदमूल फल मतलब जो रूट्स खाते थे, आज भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग रूट्स खाते हैं, जैसे आप जानते ही होंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण है चुकंदर, तो चुकंदर रूट्स फ्रूट माना जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें लोग इकट्ठा करते थे, यानी भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए एक प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है कि इन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक क्यों कहा गया? तो आधार है भोजन का इंतजाम करने की विधि। इससे रिलेशन बैठाइए, एग्जाम में यही सब आता है, पूछा जाता है कि आदि मानव को, आरंभिक मानव को आखेटक खाद्य संग्राहक का नाम क्यों दिया गया? भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। अभी आपसे कहा आखेटक थे, तो किसका शिकार करते थे? जंगली जानवरों का। मछलियां पकड़ते थे, ठीक है, भोजन का आधार थी। चिड़िया पकड़ते थे और इस तरीके से फल मूल इकट्ठा करते थे, दाने लाते थे, पौधे पत्तियां खाते थे, अंडे इकट्ठा करते थे पक्षियों के, और इन सब चीजों से अपनी भूख मिटाते थे, यानी अपने भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अब आपको समझ में आया क्यों खाना बदोश थे। यानी उस समय जीवन एक ऐसी अवस्था में था जहां पढ़ना लिखना तो कोई सोच ही नहीं सकता था। अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, इनके बारे में हमें जानकारी इतिहास की कैसे मिलती है? पुरातत्व से, इनके पुरातात्विक स्रोतों से जो इन्होंने जीवन में इस्तेमाल किए। कोई लिखित विवरण है नहीं। क्यों लिखित विवरण नहीं? आप देख रहे हैं, यानी इनकी लाइफ कितनी मस्त थी। केवल भोजन मिल जाए, कोई परीक्षा का फॉर्म नहीं निकलता था, कोई एग्जाम नहीं देना था, न स्कूल जाना था, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ एक चीज कि भोजन मिल जाए और फिर उसके बाद कंदरा या गुफाओं में जाकर सो जाए। भोजन मिल गया, खा लिया, सो गए। पीने के लिए पानी तालाब या नदियों से मिल जाता था। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जीवन की एक आरंभिक अवस्था थी। तो कहने के लिए तो बच्चों बहुत मस्त लाइफ है, लेकिन जंगल में गुजारा करना पड़े तो अपने आप समझ में आएगा कितना चुनौतीपूर्ण जीवन था। लेकिन ओवरऑल हमारा टॉपिक ये अर्ली मैन कैसे थे, आरंभिक मानव कैसे थे, आखेटक खाद्य संग्राहक। ये नाम क्यों इन्हें दिया गया? क्योंकि अपना भोजन इसी विधि से प्राप्त करते थे, जानवरों का शिकार करके, कंद मूल फल इकट्ठा करके। आगे बढ़ा जाए। ये सब कुछ बच्चों ट्रांसलेटेड है, इसलिए आप ये मत डरिएगा कि सर इसको इंग्लिश में भी बता दीजिए। आप इसे पढ़ेंगे तो अब समझ में आ जाएगा। जैसे
हंटर गैदरर्स इनका नाम है। क्यों इनको हंटर गैदरर्स कहा जा रहा है? किनको? अर्लीस्ट मैन को, अर्ली मैन या अर्लीस्ट पीपल को। और ये लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो से इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं। तो इनके बारे में हमें जानकारी इनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से मिलती है। और ये हंटर गैदरर्स इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि ये इसी वे में अपने फूड को ऑब्टेन करते थे, इसलिए नाम पड़ा। ठीक, तो ये चीजें क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब आपको देने जा रहा है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों। हो सके मैं तो कहूंगा अपने नोटबुक में इसे अलग से लिखकर रखिएगा कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग थे ये क्यों नोमैड की तरह लाइफ जीते थे, खाना बदोश क्यों थे, यानी खाना पाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते रहते थे। कई कारण थे, यही कारण तो एग्जाम में आ सकता। तो हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड देयर आर मेनी रीजंस। वो क्या रीजन है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जरा देखा जाए। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले क्या बताया जा रहा है, पहला कारण। तो पहला कारण नोटिस करिएगा कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। किसे समाप्त कर देते? जिसे खा रहे हैं, जानवर को मारकर खा रहे, फूल पत्तियां खा रहे, पेड़ पौधों के जड़मूल खा रहे, तो वो सब खत्म भी तो होते जाए, संसाधन नष्ट होते जाएंगे। आज सोचिए पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है, जल स्रोत सीमित होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग अंडरग्राउंड वाटर खूब यूज कर रहे हैं, आबादी बढ़ती चली गई और पानी हम अंडरग्राउंड यूज करते चले गए, मात्रा बढ़ती गई, वेस्टेज बहुत हुआ, तो आज जल संकट भी पैदा हो रहा। तो संसाधन किसी भी जगह पर, चाहे वो प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन भी सीमित है। सभी प्राकृतिक संसाधन नहीं, लेकिन कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो सीमित है। तो जब इस तरह से ये इन चीजों को खाएंगे तो वो नष्ट होंगे, समाप्त होंगे, और इसीलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो एक जवाब आपको क्या मिला? पहला कारण भोजन की तलाश। भोजन की तलाश। जैसे आज अगर आपको नौकरी किसी दूसरे स्टेट में मिल जाए, सरकारी नौकरी, तो आप अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य जाने को तैयार हो जाए। अभी आपसे कहा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में 70,000 की सैलरी पर टीचर बना दिया जाए, तो भले ही आपका घर बिहार में होगा, दिल्ली आने को तैयार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आज हमारे जीविका का सबसे बड़ा आधार नौकरी, और वो भी सरकारी नौकरी, मान सम्मान की बात। तो कोई भी व्यक्ति किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने मूल स्थान को भी छोड़ सकता। आज भारत के बहुत सारे लोग विदेश चले जाते, कई मुस्लिम आप देखते हैं खाड़ी देशों में चले जाते, जहां रोजगार मिल रहा है जा रहे। तो ऐसे ये नोमैड्स जो थे, जहां भोजन मिलेगा वहां घूमते घूमते चले गए, क्योंकि जिस जगह पर भोजन है वो खा पी कर वो उसे समाप्त कर रहे हैं, तो दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। स्पष्ट है, आगे बढ़े। तो पहला रीजन क्या हो गया बच्चों कि यहां पर ये एक तरीके से जो एनिमल रिसोर्स है या जो प्लांट्स है वो ईटन यानी खा रहे हैं अगर, तो ये नष्ट भी तो हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एक जगह स्टे कर रहे हैं तो ये खत्म होता जा रहा है। तो ये इस कारण से सर्च ऑफ फूडिंग के लिए मूव कर रहे हैं। तो पहला रीजन आप क्या देंगे? सर्च ऑफ फूड। ये स्पष्ट हुआ, आगे बढ़ूं। अब दूसरे कारण पर बात हो रही है। तो दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते। ये तो आज भी व्यवहारिक चीजें। भाई जानवर जैसे चाहे शेर है, चीता है या कोई भी अन्य वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर, वो दूसरे जानवरों को मारकर खाकर जीवन अपना जी रहा। तो जब उसके भोजन की कमी उसे होगी तो हिरन और मवेशी इनका शिकार करने के लिए अलग जगह वो जाएगा। तो जानवर अपने शिकार के लिए अलग जा रहा है और हिरन और मवेशी चारे की खोज में अलग जा रहे हैं। एक जगह चारा खत्म हो गया, फॉडर समाप्त हो गया, तो दूसरे जगह की ओर पलायन करेंगे। तो जब ये जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ हम जिस पर भोजन पर आधारित है वो हमारा भोजन ही जा रहा।
जिस जानवर का शिकार करके हम अपना पेट भर रहे हैं, वो जानवर अगर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो उसका शिकार करने के लिए हमें भी उसके पीछे जाना पड़ेगा, हमें भी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो दूसरा कारण ये बता रहा है जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। दोनों रीजन समझ में आ गए। तो सेकेंड रीजन ये बता रहा है ये नोमैड इसलिए थे क्योंकि ये हंटेड एनिमल्स को फॉलो करते थे, उनके मूवमेंट्स को फॉलो करते थे। तो ये रीजन भी ध्यान रखिए। अब तीसरा कारण जरा देखिए, पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। तो आप ये कोई गूढ़ विज्ञान तो है नहीं जो आपको बता रहा हूं कि ये रॉकेट साइंस है, ये तो व्यवहारिक जीवन से भी आप जानते हैं। जैसे आम हम खाते हैं, आम एक सीजन में आता है, संतरा एक सीजन में आता है। कुछ फल ऐसे हैं जो बारहमासी होते हैं, हर समय अवेलेबल है, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे सीजनल होते हैं। तो जब एक सीजन विशेष में ये फल आते हैं, फल फूल जो उस समय आम और ये सब फल थे भी नहीं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सीजनल थे। तो ऐसे में क्या होता था कि उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे, यानी जिस सीजन में ये फल आ गए वहां पर ये फिर पहुंच गए, और जब वो सीजन नहीं है वहां से पलायन कर गए। तो इस तरीके से यहां पर फल फूल की प्राप्ति के लिए मौसम के अनुरूप भी इनका स्थानांतरण होता रहता। तो एक कारण ये भी खानाबदोश होने का। यानी थर्ड रीजन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कहेंगे कि ये जो यहां पर फ्रूट्स खाते थे या जिस ट्री पर ये अपनी लाइफ बियर करते थे वो सीजनल थे, और सीजन के अकॉर्डिंग इन्हें मूवमेंट करना पड़ता था। तो मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन द सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। अब चौथा कारण देखिए क्या बता रहा है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव ही नहीं है। पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। भाई स्वच्छ पानी की बात हो रही, झील है, झरने हैं, नदियां हैं, यही तो फ्रेश वाटर के सोर्स है। क्योंकि आज जैसे वाटर सप्लाई सिस्टम तो नहीं था कि हम नदी का पानी यहां पर पाइप के थ्रू कहीं और ले आए, तो इन्हें तो प्राकृतिक जल स्रोतों के पास जाना पड़ेगा। तो झील है, झरने, नदियां हैं। यद्यप कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। यानी जिन जल स्रोतों के निकट ये रहते, जो वाटर सोर्स था इनके पास, अगर वो स्केयर है, वो लिमिटेड है और वो गर्मी के दिनों में सूख गया, यानी नदियां सूख गई, क्योंकि बहुत सारी नदियां भारत में आप जानते हैं कि वो बरसात के पानी पर निर्भर है। वाटर उनको कहां से मिलता है? रेन से, रेन वाटर पर डिपेंडेंट है। तो जब गर्मी में वो सूख गई तो ये उन नदी घाटियों को छोड़कर कहीं और चले गए। तो ऐसे में यहां पर एक कारण जल स्रोतों के लिए भी इन्हें पलायन करना पड़ता था। तो फोर्थ रीजन समझ गए, वाटर सोर्स के लिए। यानी अब यहां पर अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं एक रीजन है सर्च ऑफ फूड, एक रीजन है सर्च ऑफ वाटर, एक रीजन है मूवमेंट अकॉर्डिंग टू हंटिंग एनिमल्स, फॉलो मूवमेंट ऑफ हंटिंग एनिमल्स, जिन जानवरों का शिकार करते थे उनके मूवमेंट को फॉलो करना। तो कई कारण यहां पर थे जिससे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो आरंभिक मानव कैसा था, इसका जवाब मिल गया। अब जरा बात करते हैं कि ये जो आरंभिक मानव है इनके बारे में जानकारी कैसे मिली। ये जितनी बातें मैं आपको बताता जा रहा हूं ये पता कैसे चला, कहां से पता चला ऐसा था। तो पुरातत्वविदों की बात आ गई, कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे। यानी कई चीजें ऐसी हैं जो इतने लाखों साल तक सुरक्षित रह ही नहीं सकती, नष्ट हो गए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो लाखों वर्षों तक सुरक्षित रह सकती है। जैसे आप सोचिए, सम्राट अशोक ने एक स्तंभ का निर्माण करवाया जिस पर शेर बैठे हुए हैं, जो आज भारत का राज चिन्ह है वो सारनाथ में आज भी मौजूद है। तो सम्राट अशोक कब के थे, लेकिन वो चीज आज भी क्यों मौजूद है? क्योंकि वो पत्थर से तराशा गया। तो ऐसी चीजें
जो कठोर चीजों से बनी है, और यहां पर आप कह सकते हैं पत्थर से बनी है, तो पत्थर तो चाहे धूप में रखा रहे चाहे बारिश में नष्ट नहीं होगा। लकड़ी की चीज हो सकता है आग लगे जल जाए या नष्ट हो जाए, लेकिन पत्थर से बनी चीजें तो फिर भी सुरक्षित रहेंगी। तो पत्थर के बने औजार आज भी बचे हैं, लेकिन ये औजार पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से बनाते थे। औजार की इन्हें जरूरत क्या थी? अभी क्या आपने पढ़ा, ये शिकारी थे, जानवरों का शिकार करते थे। तो भाई उस समय ऐसा थोड़ी था कि जंगल जा रहे हैं जानवर शिकार करने तो राइफल लेकर गए, राइफल जैसी चीज थी ही नहीं। और मनुष्य इतना बलशाली नहीं कि वाइल्ड एनिमल का शिकार हाथों से कर लेगा, क्योंकि अगर हम बाघ के सामने पड़ गए तो खुद शिकार हो जाएंगे। एक कुत्ता भी अगर सामने पड़ जाए तो आप देखते हैं आज भी मानव की प्रवृत्ति क्या है, कुत्ता भौंकने लगे काट खाएगा तो आप आसपास पत्थर ढूंढने लगते हैं। यानी मनुष्य की प्रवृत्ति आज भी वही है, हम पत्थर को ही अपना वेपन बनाते हैं। तो इन्होंने पत्थर को तराशा, औजार बनाए और इन जानवरों का शिकार किया। किसकी बात हो रही? आखेटक खाद्य संग्रह की, आरंभिक मानव की। अब आगे देखिए, यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट है ये क्या करते हैं कि इनके स्टोन टूल्स को एक सोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं इनके बारे में जानकारी के लिए। किनके बारे में? हंटर गैदरर्स के बारे में। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने में होता था, हड्डियां और मांस काटने के लिए करते थे, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए करते थे। तो इनका क्या उपयोग था औजारों का, यह बताया गया। पत्थर के औजारों का उपयोग बताया गया। कुछ के साथ हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। तो भाले भी बनाना जानते थे, बाण का भी प्रयोग करते थे, हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर उनको इफेक्टिव बनाते थे जिससे शिकार अच्छे से कर सके। औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी, लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां बनाने में, औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो इन चीजों का क्या इस्तेमाल था, क्या इसका यूटिलाइजेशन था, ये इसमें बताया गया। इसको भी ढंग से पढ़िएगा। अब जैसे पत्थर के औजारों का उपयोग जरा आप देखें, लिखा इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए। यहां पर दिखा रहे पत्थर का ही एक नुकीला सा टुकड़ा है, इससे एक जड़ खोद रहा है पेड़ की, यहां से ये कंदमूल फल निकालेगा। और दूसरी तरफ लिखा है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए। भाई ठंडक में अपने शरीर को गर्म करने के लिए क्या करते थे? जानवरों की खाल ओढ़ते थे, जानवरों की खाल की सिलाई करके कपड़ा बनाते थे। तो कैसे? सिलाई करने के लिए नुकीले पत्थर का इस्तेमाल करते थे। तो यहां पर पत्थर के औजारों के उपयोग पर प्रश्न आ सकता। तो ये दोनों पैराग्राफ पत्थर के औजारों के उपयोग की जानकारी दे रहा, लकड़ी के उपयोग की जानकारी दे रहा है, ये भाले और बाण के प्रयोग की जानकारी के बारे में बता रहा। तो स्पष्ट है, इसे भी पूरा आप चित्र भी देख लें और जो लिखा है इसको भी पढ़ ले, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। और फिर इसी को यहां पर मैंने ट्रांसलेट कर दिया है कि ये स्टोन टूल्स किस तरह से यूज में आते थे। जैसे लिखा है यूज टू कट मीट एंड बोन, बोन को काटने के लिए, मीट को काटने के लिए, स्क्रैप बार्क यानी ट्री से बार्क को स्क्रैप करने के लिए, एंड हाइड्स एनिमल्स स्किन्स, चॉप फ्रूट्स। तो इसके बारे में यहां पर जो जानकारी दी है इसे आप फॉलो करेंगे। इमेज के साथ चीजें बताई गई। तो स्टोन टूल्स का क्या यूटिलाइजेशन था, कहां यूज करते थे, ये आप बहुत प्रॉपर तरीके से यहां फॉलो करिएगा। चलिए आगे बढ़ते। फिर है रहने की जगह निर्धारित करना। अब इनकी रहने की जगह कहां होती थी जरा ये सोचिए। बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही स्वाभाविक है कि ये उसी जगह रहना पसंद करेंगे जहां पत्थर बहुतायत मिले, अच्छी खासी संख्या में पत्थर मिल जाए, जहां पर जल स्रोत भी हो यानी पीने के पानी की उपलब्धता हो। क्योंकि दो फायदा, एक तो खुद पीने के पानी की जरूरत, और जो जंगली जानवर हैं वो वही पानी पीने के लिए आएंगे तो उनका शिकार करना आसान हो जाएगा। और तीसरी, जहां पर गुफाएं हो जिसमें अपना शेल्टर बना सके, आवास, क्योंकि घर तो बनाना जानते नहीं थे अभी, झोपड़ियां, कच्चे मकान, इस तरह की चीजें धीरे धीरे सीखी इन्होंने। तो गुफाओं में ही हो सकता है रात में विश्राम करते हो, तो ऐसी जगहों पर ये रहना पसंद करेंगे। तो जरा रहने की जगह निर्धारित कैसे होती थी इस पर बात कर ली जाए। तो ये कह रहा मानचित्र 2 को देखो। कौन सा मानचित्र? ये सामने है आपके।
अब इस मानचित्र में एक चीज गौर करिएगा बच्चों, सबके बारे में लिखा, इसमें कुछ चीजें आप देखिए रेड ट्रायंगल में बना हुआ और उसके सामने लिखा है पुरापाषाण। ये पुरापाषाण काल के स्थल, जैसे उदाहरण के लिए एक नाम यहां दिया है भीमबेटका, भीमबेटका, ठीक है। मैप पर ही आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का इलाका, नर्मदा घाटी के आसपास का क्षेत्र, विंध्य पहाड़ियों का इलाका, या ऐसे ही एक आप देखिएगा लिखा है हुसंगी, कर्नाटक के क्षेत्र में हुसंगी, ठीक है, हुसंगी का इलाका दिया। या फिर ऐसे ही आप देखिएगा यहां पर दिया है कुरनूल गुफाएं, कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश के रीजन में दिया कुरनूल गुफाएं। तो इस तरीके से यहां पर यह बता रहा है कि कुछ स्थल तो पुरापाषाण काल के, और जो नीले कलर में आप देख रहे हैं, जैसे यहां देखिएगा मेहरगढ़, बुर्जहोम, चिरांद, कोल्डीवा, महागड़ा, दाऊजार्ली, हार्डिंग या पय्यमपल्ली, हल्लूर, ये सब जो इलाके हैं ये दिया गया है कौन से हैं, नवपाषाणिक पुरास्थल। यानी इस पूरे मैप पर काम करिएगा बच्चों, ये पुरा स्थल के बारे में जानकारी देता है। इन पुरास्थलों की कैटेगरी बताई गई है, पुरापाषाण, नवपाषाण, महापाषाण, और कुछ आरंभिक गांव है, कुछ आधुनिक नगर, जैसे इनाम गांव ये आरंभिक गांव है। आधुनिक नगर की भी, आधुनिक नगर जैसे मुंबई दिया, कोलकाता दिया, तो ये तो एग्जाम में नहीं आने वाला, ये तो आज के समय के नगर हैं। लेकिन कुछ पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के स्थल भी, तो इस पूरे मानचित्र से आपको यह जानकारी मिल रही। अब जरा पढ़ा जाए क्या कहता, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले। तो लाल त्रिकोण वाले स्थान के नाम मैंने लिखे, भीमबेटका मैंने कहा है कहां पर है, मध्य प्रदेश में, आज के मध्य प्रदेश में, भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर आगे। हुसंगी कहां है, कर्नाटक के रीजन में है। कुरनूल कहां है, आंध्र प्रदेश के रीजन में है। तो यह बताता है कि इनका आरंभिक निवास क्षेत्र ज्यादातर नदी घाटियों का इलाका था, रिवर वैली। जैसे भीमबेटका नर्मदा घाटी क्षेत्र और विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि इन पहाड़ी इलाकों में इन्हें पत्थर मिल जाता था, नदी घाटियों से इन्हें जल स्रोत मिल जाता था। तो चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, यानी ये कहीं पर रहने के लिए, लिव इन के लिए जो प्लेस चूज करते थे उसके पीछे कोई ना कोई रीजन था। तो खासकर यहां पर कुछ साइट्स दिए गए हैं यहां मैप में, जिसमें से जैसे भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, या हुसंगी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, या कुरनूल केव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन कम से कम जरूर ध्यान रखिएगा। ये पैलियोलिथिक साइट्स है, तो इसमें जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स दिए हुए हैं इस मैप पर आपको बच्चों यही काम करना है, जितने साइट्स के नाम लिखे हैं उनको कैटेगराइज कर लीजिएगा, वर्गीकृत कर लीजिएगा कि कौन पुरापाषाण काल के पुरास्थल हैं, कौन मध्य पाषाण काल के हैं, कौन नवपाषाण काल, क्योंकि मैं अभी पाषाण काल की बात भी करने जा रहा हूं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे रहने के लिए जहां अच्छे पत्थर मिल सके। समझ गए जो मैं समझाना चाह रहा था? इन्हें पत्थर की जरूरत थी, इसलिए जहां यह जरूरत पूरी होगी वहीं तो जाएंगे। तो अब आप देखिए शैल चित्रकला। शैल चित्रकला मतलब होता है, शैल मतलब पत्थर, यानी पत्थरों पर यह चित्रकारी की गई, रेखा चित्र बनाए गए। यहां आप देखिए कि इंसान को प्रदर्शित किया जा रहा है रेखा चित्र से, और एक जानवर भाग रहा है, उसका ये पीछा कर रहा। तो ये क्या दिखा रहा है कि इंसान जानवरों के शिकार से जीवन जीता था। ये चित्र अपने आप में बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते हैं, यानी कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए भारत में चित्रकला का जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक काल के लोग भी चित्रकारी करना जानते थे, प्री हिस्टोरिक एज में भी लोग पेंटिंग करना जानते थे। अब एग्जाम में आ गया कि पेंटिंग का जन्म कब हुआ, चित्रकला का जन्म कब हुआ। आप सोचेंगे शुक्ला सर ने तो क्लास में पढ़ाया ही नहीं, जबकि ये केवल कहानी दिखाई नहीं जा रही, इससे एक प्रश्न निकल सकता है
कि भारत में पुरानी चित्रकला कब की मिलती है, तो पुरानी चित्रकला प्राग ऐतिहासिक काल की मिलती है और भारत के प्राग ऐतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहते हैं, यानी इसे ही स्टोन एज कहा जाता है। तो स्टोन एज की भी पेंटिंग, यानी इंसान ललित कलाओं से परिचय पाने लगा था, फाइन आर्ट्स, पेंटिंग करना सीख गया। भले ही आज जैसे कैनवास नहीं थे, आज जैसी ब्रशिंग नहीं थी, अच्छे पेंटिंग नहीं थे, लेकिन रेखा चित्र से ही चित्रकारी, तो चित्रकारी का कोई भी रूप हो। तो यहां पर ये कह रहा है इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। जगह भी बता रहा है कहां से चित्र मिले। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। यह सोचने वाली बात है कि जो इंसान पढ़ना लिखना नहीं जानते थे वो कम से कम चित्रकारी जैसी कला से परिचित थे। तो ये पढ़ाई लिखाई से अनभिज्ञ थे लेकिन चित्रकारी से अनभिज्ञ नहीं थे। यह परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। स्टेटमेंट आ सकता है कि कौन सी कला से परिचित थे, तो पाषाण उपकरणों के निर्माण की कला जानते थे, फिर इसके साथ साथ यहां पर चित्रकारी भी जानते थे। चलिए आगे बढ़ा जाए। कपड़े की स्टिचिंग भी जानते थे, भले ही कपड़ा सूत का नहीं था, वो जानवरों की खाल की स्टिचिंग करते थे, यानी बुनाई करना जानते थे। हर चीज पे गौर करिएगा बच्चों, नहीं तो एग्जाम में आएगा तो आप कहेंगे सर ये तो बताए नहीं, यहां ये क्या दिखा रहा, स्टिचिंग कर रहा। स्टिचिंग का मतलब होता है बुनाई करना, सिलाई करना। यहां क्या लिखा है, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने। तो सिलाई करना जानते थे, चित्रकारी जानते थे, पत्थर के उपकरण बनाना जानते थे। एक एक चीजों पर गौर करिए, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो आरंभिक मानव की ये जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं। तो रॉक पेंटिंग समझ गए और इसके साथ साथ वो क्यों ऐसे जगह पर रहते थे, क्योंकि इन्हें स्टोन की जरूरत पड़ती थी। तो मध्य प्रदेश में खासकर भीमबेटका से ऐसी चित्रकारी मिली है, सदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से भी ऐसी कुछ चित्रकारी मिली है। रॉक पेंटिंग से हमें पता चलता है कि ये कैसे यहां पर हंटिंग करते थे। चलिए आगे बढ़े। जरा इस गुफा को आप गौर से देखें, आपके एनसीईआरटी की बुक में इमेज दी है और फिर लिखा है ये क्या है, भीमबेटका। आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित यह स्थल है। अभी आप मानचित्र पर भी देख रहे थे। यह भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पुरा स्थल, ये एक पुरा स्थल है, प्राग ऐतिहासिक काल का पुरा स्थल। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली। कंदराएं मतलब होता है पत्थर के शैलाश्रय, रहने वाली जगह टाइप की। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें यहां बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी घाटी के पास है। अब जरा गौर करिए क्या बता रहा हूं। नर्मदा नदी घाटी जहां से जलापूर्ति होगी, इन्हें वाटर सप्लाई मिलेगी। फिर बिंद पहाड़ियों का इलाका, घाटी क्षेत्र जहां से पत्थर भी मिलेगा और गुफाएं भी हैं साथ में जहां इनका आवास, रह सकते। क्यों गुफाओं में रह रहे हैं, इसका जवाब यहां पर दिया गया। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। मैं कहूंगा इसे अलग से नोटबुक में लिख लीजिएगा। ये गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें यहां बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। फिर जंगली जानवरों से सुरक्षा भी प्राप्त हो जाती थी कि रात में गुफाओं के अंदर जानवर जल्दी प्रवेश नहीं करेगा तो हम सुरक्षित जी सकेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने इस स्थान पर रहना सुनिश्चित किया। तो इसी को यहां पर इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। यानी कुल मिलाकर जो इनका शेल्टर था, रॉक शेल्टर्स था, और ये नर्मदा वैली के आसपास लोकेटेड था। और ये खासकर भीमबेटका एक साइट है मध्य प्रदेश में, जिससे एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे लोग इन गुफाओं में निवास करते थे। चलिए आगे बढ़े। अब एक टर्म यूज हुआ है पुरा स्थल। आखिर पुरा स्थल होता क्या? तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। यहां गौर करिएगा, ये जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, अंदर भी पाए जाते हैं, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। अब एग्जाम में पुरा स्थल की प्राप्ति के स्थल पर क्वेश्चन आ जाएगा और आप ध्यान नहीं देंगे इन चीजों पर, जबकि परीक्षा के दृष्टिकोण से
बहुत अहम बिंदु लिखा कि पुरा स्थल की प्राप्ति कहां कहां से, तो जमीन के ऊपर भी, जमीन के नीचे भी, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी। इन पुरा स्थलों के बारे में हम आगे के अध्याय में भी पढ़ने वाले। तो बच्चों, पुरा स्थल किसे कहते हैं, इनकी प्राप्ति कहां से हो सकती थी, तो इस बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी साइट्स पर भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि साइट्स है क्या जहां से रिमेन्स मिले, अवशेष मिले, किस तरह के, जैसे टूल्स है, पॉट्स है, बिल्डिंग्स है, और ये बेसिकली कहां कहां से मिल सकते हैं, तो सरफेस ऑफ द अर्थ भी मिल सकते हैं, बरीड अंडर द अर्थ मिल सकते हैं, या समटाइम्स इवन अंडर वाटर भी मिल सकते हैं। अब आग की खोज की बात, एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानव की। तो मानव ने आग की खोज पाषाण काल में ही कर ली थी, लेकिन पाषाण काल में भी आप लोग देखेंगे कई अलग अलग अवस्थाएं, अभी आगे हम लोग बात करने वाले। तो पाषाण काल की किस अवस्था में आग की खोज हुई, यह भी एक प्रश्न है। तो मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा को ढूंढिए, यह कह रहा कुरनूल गुफा को यहां ढूंढिए। तो अभी भी हमने मानचित्र में देखा था कुरनूल गुफाएं कहां दी हुई हैं, ये वाला राज्य क्षेत्र देखिए, यानी आंध्र प्रदेश का ये इलाका, यहां पर मानचित्र में कुरनूल गुफा दिखाई दे रही। आप लोग मैप में देख लीजिएगा अच्छे से। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आसपास का रीजन है ये। तो कुरनूल गुफा के बारे में क्या कह रहा है, यहां राख के अवशेष मिले। एक प्रश्न यहां से आ गया, आपके एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है बच्चों कि किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से राख के अवशेष मिले। ऑप्शन में लिखा रहेगा कुरनूल गुफा। किस पुरातात्विक स्थल से, किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से राख के अवशेष मिले, आंसर ये लगाना। आगे बढ़ा जाए, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। अब एक चीज और नोटिस करिए, यहां पर मानचित्र में क्या दिखाई दे रहा, कुरनूल गुफा, क्या लिखा, पुरा पाषाणिक पुरास्थल। तो जवाब आ गया, नहीं आ गया? क्या जवाब आया? अभी क्या कहा था, किस अवस्था में इन्होंने आग जलाना सीखा, पुरा पाषाण काल में। क्यों पुरा पाषाण काल में कहा जा रहा है आग जलाना सीख गए, यानी पाषाण काल की पहली अवस्था, क्योंकि राख के अवशेष एक पुरा पाषाणिक पुरास्थल से मिले। यह ऐसी जगह है जो पुरा पाषाण काल की है, और यहां राख के अवशेष मिलना इस बात का प्रमाण है कि आग जलाना सीख चुके। तो आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए भी इस्तेमाल करते थे, मांस भूनने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। अभी क्या कहा, जिन गुफाओं में रात में सोते थे उन गुफाओं के आगे ये रात में आग जला देते, जिससे रोशनी भी बनी रहे, जंगली जानवर आने से भी डरे, और साथ में ठंडक के मौसम में इन्हें गर्मी भी मिले। तो एक तो शरीर का तापमान संतुलित रखने के लिए, भोजन पकाने के लिए, भले ही ये खाद्य पदार्थ को उस तरह से पकाना ना जाने क्योंकि प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन जंगली जानवरों का मांस भून कर खाना सीख गए। तो इस तरह से आग का एक प्रारंभिक इस्तेमाल करना सीख गए थे। तो आग का आविष्कार या आग की खोज कब हुई अगर आया, तो आंसर क्या लगाएंगे, पुरा पाषाण का। तो फायर को लेकर के अगर एग्जाम में बच्चों आया तो आंसर क्या लगाना है कि इसका जो एविडेंस मिला, लिखा है ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर। कहां से, कुरनूल केव से। तो कुरनूल केव याद रखिएगा, और यहां से जो मिला है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, और ये मैंने बताया किस समय का है, तो ये है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक साइट है, यानी पैलियोलिथिक एज में ही इन लोगों ने फायर के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। पूरा पाषाण काल में ही इन्होंने जानकारी प्राप्त कर ली थी, क्योंकि साफ साफ यहां पर दिया हुआ है। ठीक, यह है कुरनूल केव्स, यह है पैलियोलिथिक साइट। तो पैलियोलिथिक एज में ही इन्होंने फायर के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब आते हैं नाम और तिथियों पर बात करते हैं, ठीक है। तो जरा नाम और तिथियों को देखा जाए। तो अब हम लोग यहां पर नाम और तिथियों पर अगली क्लास में बात करेंगे बच्चों, कि पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, नव पाषाण काल क्या है, क्योंकि आज समय समाप्त होने जा रहा है क्लास का। तो जरा प्रश्नों को हल कर ले, अब तक जो कुछ भी पढ़ाया एक बार जरा इस पर देखते हैं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए
तो आप उसका जवाब दे पाएंगे नहीं। तो चलिए क्विज का टाइम है। अब इसमें पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? ऐसे ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? नहीं पर गौर करिएगा, कारण था नहीं कह रहा, नहीं था, यह बताना। तो एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, बिल्कुल यह कारण था। अभी क्या बताया कि जिन चीजों को खा रहे थे वो नष्ट भी तो होंगे, समाप्त होंगे, तो संसाधन कम हो जाएंगे। तो आंसर ये नहीं लगाना, ये मत सोचिए कह रहा कारण बताइए, ये कह रहा जो कारण ना हो इसमें से वो आंसर देना। उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, अभी अभी आपने पढ़ा। संसाधनों के लिए अन्य आखेट खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, जल संसाधनों की खोज के लिए, जवाब मिल गया। संघर्ष की तो कोई बात ही नहीं आई, यानी आंसर आपको क्या लगाना है? सी ऑप्शन। तो बच्चों सी विकल्प इसमें बिल्कुल सही होगा। इसमें चिंता मत करिए, इसको मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया। Which of the following was not a reason for hunter gatherers to move from place to place? यानी नॉट लिखा है, इस पर गौर करना। तो क्या रीजन बताया? टू फाइट फॉर रिसोर्सेज विद अनदर ग्रुप ऑफ हंटर गैदरर्स, यानी रिसोर्स के लिए इनमें फाइट होती थी, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। यदि रहा भी हो तो हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिस्ट्री में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सोर्स पर डिपेंडेंट है, स्रोतों से जानकारी। फिर आगे देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है, किस समय का पुरा स्थल है? तो अभी अभी क्या बता रहा था कि पूरे एंटायर स्टोन एज को, संपूर्ण पाषाण काल को 3 अलग अलग चरणों में बांटा गया। ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ने भी वाले। एक है पुरा पाषाण, एक है मध्य पाषाण, एक है नव पाषाण, फिर पुरा पाषाण की भी 3 अवस्थाएं। तो इसमें से जवाब देना कि ये जो भीमबेटका पुरा स्थल है किस अवस्था का है, किस कालखंड का है। तो अभी मानचित्र में यही तो बता रहा था कि आपको यही काम करना है, एक लिस्ट बना लेनी है कि कौन सा पुरा स्थल किस समय का। तो भीमबेटका एक पुरा पाषाणिक स्थल है, यानी पैलेयोलिथिक साइट है, जो आपने अभी मानचित्र में देखा भी। तो आंसर यहां पर क्या लगाएंगे? ए ऑप्शन, यानी जो भी यहां ए ऑप्शन चुनेगा उसे सही माना जाएगा और पूर्ण अंक मिलेंगे। तो बच्चों आज आपने ये जाना कि जो आरंभिक मानव जीवन था ये कैसा था। आरंभिक मानव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी अर्ली मैन की हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें ये देख रहे हैं कि उनकी लाइफ कैसी थी, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या चीजें इन्होंने अचीव कर ली थी, इन सब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसी को हम प्राग ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं इतिहास की भाषा में, इसे प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। तो अभी इसी अध्याय के अंतर्गत हम लोग अगले लेक्चर में, यानी इसके पार्ट 2 पर बात करेंगे। मैं अगली क्लास इसके भाग 2 पर आपसे चर्चा करूंगा, अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके पार्ट 2 पर डिस्कशन में, और इस तरह से हम लोग इतिहास के एक एक महत्वपूर्ण पक्षों को समझेंगे भी। पूरा नोट्स भी आपको इस तरीके से फॉलो करना होगा और इस तरह से अभ्यास भी करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।